गुड मॉर्निंग बच्चों। तो देखिए कल हमने पहली एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है। ठीक है, 5.1 और सारे उदाहरण किए हैं, हर एक चीज़ की है, तो वहाँ से एक क्वेश्चन आने वाला ही है। ठीक है, ये तो आप ध्यान रखना। उसके बाद अब जो आगे पढ़ रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आसान हैं। बस आज आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। जो भी चीज़ें चैप्टर में उदाहरण और प्रश्नावली आने से पहले होते हैं वो कराएंगे। और कल हम उदाहरण और प्रश्नावली कंप्लीट करेंगे। ठीक है, पहली 5.2। क्योंकि ध्यान दो कि यहाँ पर एक्सरसाइजें बहुत ज़्यादा हैं, 5.7 तक का है। उसके बाद एक विविध भी है, तो इन्हें 8 एक्सरसाइजें हैं, तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एक वीडियो में कवर करना पड़ेगा। तो पहली बात तो आज खाली मैं बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आज है क्या टॉपिक हमारा, अवकलनीयता, यानी जिसको इंग्लिश में डिफरेंशिएबिलिटी कहते हैं। और आपने जब चैप्टर पढ़ा था तो वहीं पर आपने देखा होगा सतत एवं अवकलनीयता। ठीक है, चैप्टर का नाम था। तो यानी सतत तो सिर्फ 5.1 में ही कंप्लीट हो गया, लेकिन अवकलनीयता जो है वो 5.2 से लेके 7 तक चलेगी। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छठे चैप्टर में भी यूज होगा और 7वें चैप्टर में भी यूज होगा। ठीक है, तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखो, जैसे कि आपको अगर एक फलन दिया गया हो एफ एक्स, जो कि आप देख रहे होगे, ये रहा। इस फलन का एफ एक्स का अवकलज क्या होता है? ठीक है, इसी को अवकलनीयता कहते हैं। जैसे वहाँ पर आप पढ़ रहे थे सततता के बारे में, तो वहाँ अलग चीज़ें चल रही थी, यहाँ थोड़ा सा अलग है। ठीक है, उससे अगला स्टेप है ये। पहले आप लिमिट पढ़ते हो, फिर लिमिट के बाद आप कंटिन्यूटी पढ़ते हो। लिमिट मतलब सीमा, फर्स्ट 11th में पढ़ा था आपने। उसके बाद दूसरा आपने सतत पढ़ा, ठीक है, कंटिन्यूटी पढ़ी। अब तीसरा आप इससे ऊपर आ चुके हो, अवकलन पढ़ रहे हो, यानी डिफरेंशिबिलिटी पढ़ रहे हो। समझ गए? तो ये दो चीज़ें अगर आपको नहीं आती तो ये भी नहीं आएगा। समझ गए? इसलिए पहले की दो चीज़ें आनी चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले देखिए एफ एक्स के अवकलज को दिखाते कैसे हैं। या तो एफ के ऊपर डैश लगा के एफ डैश एक्स करके दिखाते हैं, या कहीं कहीं पे आपको अगर आप डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स भी लिखा हुआ दिख सकता है। यानी जो एफ एक्स है इसका अवकलन हो रहा है, ये डी बाई डी एक्स का मतलब किसके सापेक्ष हो रहा है? नीचे देखिए आपको एक्स दिख रहा है ना बट्टे में, डी बाई डी एक्स। अगर मैं डी बाई डी वाई कर दूँ तो फिर आप कहोगे वाई के सापेक्ष हो रहा है। इंग्लिश में डिफ्रेंसिएशन ऑफ एफ एक्स डी बाई डी एक्स, यानी एफ एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो रहा है एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। वहाँ पे विथ रेस्पेक्ट टू टू कहेंगे और यहाँ पर हम बोलेंगे सापेक्ष कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x के सापेक्ष जब हम एफ एक्स का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं, तो उसको ये एफ एक्स का अवकलज कहेंगे, या एफ डैश एक्स भी आप कह सकते हो। दोनों तरीके में से कोई भी तरीका आपको मिल सकता है। ठीक है, अब जो बेसिक चीज़ शुरू होती है वो कहाँ से होती है? सबसे पहली बात आपको एक ये याद रखना है कि एफ डैश एक्स जो होता है इसका एक सूत्र होता है, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, इस तरह से। ठीक है, और साथ में ही आपको ये भी ध्यान रखना है, ये खाली एक सूत्र ध्यान रखना। ठीक है, तो फिलहाल अभी आपको ये सूत्र याद रखना है, क्योंकि आपके चैप्टर यहाँ पे क्लास में इसका पूरा कॉन्सेप्ट ही नहीं है कि आया कहाँ से, बेसिक शुरू कहाँ से हुआ। तो फिलहाल जो चीज़ है उसी को देख के चलो, बाकी मैं आते या चलते चलते बात में आपको समझाते रहूँगा जो जो चैप्टर्स आते रहेंगे। तो अभी ये भी आप समझोगे कि एक्स प्लस एच वाला ही क्यों है, एक्स माइनस एच वाला क्यों नहीं है। तो कल जब आप एक्सरसाइज करोगे तो उस समय आप ये चीज़ सब सीख जाओगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी जो जो फॉर्मूले दिए गए हैं, क्या पता 1 मार्क्स में आ जाए, तो उसके लिए आप ये देख लो। फिलहाल इसका भी यूज नहीं होगा कहीं पर। ठीक है, एक जगह पर हो सकता है, अभी फिलहाल बाद में देखेंगे। अब मान लीजिए आपको x बराबर सी एक बिंदु दिया गया हो। अगर आपसे कहे x बराबर सी बिंदु पर आप एफ एक्स का अवकलन निकालिए, तो आप कहोगे कि चलिए हम ये एफ इसका एफ डैश एक्स ही निकालेंगे, फिर x की जगह सी रख देंगे। यही तो हुआ। तो यानी एफ डैश एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश सी हो जाएगा, x की जगह सी रख दोगे तो। ऐसे डी बाई डी एक्स एफ एक्स भी कह सकते हो इसको दिखाने के लिए, और बाहर पे आपने x इक्वल टू सी लिख दिया, कि यानी जब आप अंदर वाले को हल कर लोगे तो फिर x की जगह सी रख दो। ये दोनों तरीके हैं दिखाने के, खाली आसान से हैं। ऐसे ही जब आप देख रहे हो, इन दोनों को देखकर समझोगे अच्छी तरह से कि एफ डैश एक्स ये था, तो एफ डैश सी क्या होगा, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ सी आ जाएगा। तो इस तरह से ये एक अलग सूत्र बन जाएगा आपके पास कि एफ डैश सी बराबर लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये काम आएगा आपके, तो इसको ध्यान रखना हल्का सा। ठीक है, या देखो कहीं पर ऐसा दिया आता है y बराबर एफ एक्स करके हम लोग फलन मान लेते हैं, फंक्शन। चैप्टर फर्स्ट में हमने पढ़ा था कि लेट y इक्वल टू एफ एक्स, यही फंक्शन वहाँ पे फलन हम मानते हुए चलते थे। अगर ऐसा दिया गया हो तो, जैसे आपको अगर एफ एक्स के रूप में दिया गया हो तो उसका अवकलन तो आप एफ डैश एक्स से दिखा देते हो। लेकिन अगर y दिया गया हो और x के सापेक्ष करो के अवकलन, तो फिर आपके पास दो तरीके हैं। जैसे इसके लिए एफ डैश एक्स है एक तरीका, दूसरा तरीका क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स है। ये दो तरीके हैं।
इधर वाले के लिए, ठीक है। इधर वाले के लिए भी दो तरीके होंगे। एक तरीका है y के ऊपर डैश लगा दो आप, y डैश अवकलन को दिखाने के लिए, या आप ऐसे लिखो d/dx ऑफ y। सेम ही चीज़ें हैं, कुछ अलग नहीं है। जैसे आप यहाँ पर fx के लिए कर रहे हो, fx के ऊपर डैश लगा रहे हो, वैसे y के ऊपर डैश लगाना है एक। दूसरा, जैसे आप fx के साथ में d/dx ले रहे हो, वैसे y के साथ में आपने d/dx लेना है। तो दोनों तरीके आपको आने चाहिए। y के लिए दो तरीके हैं दिखाने के, एक y डैश हो गया, एक dy/dx। ऐसे fx के लिए भी दो तरीके हैं, एक f डैश x हो गया, एक d/dx ऑफ fx हो गया। बस ये खाली तरीके हैं, इनको ध्यान रखना। बाकी जो काम आएगा वो इसमें से आने वाला है काम, सिर्फ ये वाला सूत्र बस, ठीक है। और दूसरा देखिए, d/dx को क्या कहेंगे, dy/dx को पढ़ने का तरीका d/dx ऑफ y, या तो ऐसे पढ़ो या dy/dx ऐसे पढ़ो। दोनों तरीके आप ध्यान रखना, कहीं पर कोई पढ़ेगा किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। दूसरा, इसको हम कहेंगे क्या, y का जो अवकलन हो रहा है वो x के सापेक्ष हो रहा है, क्योंकि नीचे x है, ठीक है। इस तरह से आप इसे पढ़ोगे अगर कहीं ज़रूरत पड़ी तो, यानी डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x इंग्लिश में। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं। कुछ फलनों के अवकलज हैं, ये सारे सूत्र आपको याद रखने हैं। देखो इतने सूत्र हैं, ये आगे बढ़ते हुए चलेंगे। सूत्र ऐसा नहीं है कि ये कम होंगे, बहुत सारे फॉर्मूले आपको डिफ्रेंसिएशन के मिलेंगे जब आप यहाँ पढ़ते हुए चलोगे, ठीक है। और जितने भी सूत्र आपको डिफ्रेंसिएशन के मिलेंगे सब एक जगह लिखने हैं आपने बाद में। लास्ट में जब चैप्टर कंप्लीट हो जाए तो फिर अलग से एक आप बना लेना कॉपी, जिसमें आप डिफ्रेंसिएशन के सारे अवकलज के सूत्र लिखोगे। फिर ऐसे ही जब आपका 7वां चैप्टर आएगा तो वहाँ पर आपका क्या आएगा, इंटीग्रेशन आएगा, यानी समाकलन आएगा। जैसे यहाँ अवकलन है तो वहाँ समाकलन, इसका उल्टा होता है, ठीक है, वो आएगा। तो उसके तो इससे भी ज़्यादा सूत्र होंगे, तो इससे ज़्यादा फॉर्मूले उसके होंगे। इसलिए पहले इसको आपने अच्छे से करना है, फिर उसको भी करना है। तो सबके सूत्र एक साथ लिखोगे दोनों चैप्टरों के, ठीक है। ये बात की बात है। फिलहाल अभी आप ध्यान रखो कि आगे बहुत सारे फॉर्मूले आने वाले हैं। तो यानी डिफरेंशिएशन ऑफ सम फंक्शंस कहा है हमने। जैसे अगर सबसे सिंपल वाला फॉर्मूला पहला, x की घात n के रूप में अगर आपको कुछ दिया गया हो, ये है जैसे x की घात 9 दिया गया हो, तो इसका अगर आपसे अवकलन निकालो कहेगा तो इसका जो सूत्र होता है वो होता है कि जो घात है n ये आगे आ जाएगी और x वैसा ही रहेगा और घात में एक कम हो जाएगा, समझे। जो घात है वो आगे आ गई और घात में एक कम हो जाएगा। जैसे x की पावर 5 है, इसका अवकलन करो कहूँ मैं तो 5 आगे आ जाएगा और x की घात एक कम हो जाएगी 4, यानी इसका अवकलन 5x की पावर 4 हो जाएगा। जैसे किया है x क्यूब का किया है तो 3 आगे आ गया, घात में एक कम हो गया, ठीक है, ये इसका अवकलन है, ठीक है, पावर में एक कम हो गया। ऐसे 5x की पावर 20 है तो 20 आगे आएगा तो 20 इंटू 5 होगा और पावर में एक कम हो जाएगा तो 25 जो 100 और पावर एक कम होगी तो 19, हमेशा ये होगा, समझ गए ना। तो आसान तरीका है। इसी फॉर्मूले से एक और फार्मूला बना है जिसको मैं साथ ही बता दूं तो अच्छा रहेगा। d/dx ऑफ √x, इसका अवकलन करने पर 1/2 √x आता है। ये डायरेक्ट याद रखना है। आया कैसे, ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे आपको पता है कि x की पावर 1/2 लिख सकते हो आप √x को। अब इसका अवकलन करोगे तो क्या होगा, 1/2 आगे आएगा और x की घात एक कम होगी, 1/2 -1 होगा। फिर आप 1/2 -1 करोगे तो 1/2 x की पावर, इसको जब हल करोगे तो ये -1/2 आएगा। अब माइनस में है तो इसको बट्टे में जाना है तो x की पावर 1/2, ठीक है। और फिर इसको अगर आप चाहो तो इसको √x लिख सकते हो, यानी लास्ट में 1/2 √x आया, समझिए। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी फर्स्ट वाले से ही आया हुआ है, ये रहा। साथ ही साथ अगर आपके पास कोई कांस्टेंट यानी अचर हो तो उसका अवकलन 0 होता है। कैसे आया, ये भी यहीं से आया है, इसी से बने हैं ये दोनों। कैसे बने हैं, अब 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2x की पावर 0 लिख सकते हो ना, x की घात 0 तो लिख सकते हैं, x की घात 0 मतलब 1 होता है। इसका अवकलन करो तो 0 आगे आएगा, 0 आगे आएगा तो 0 गुणा 2, x की घात एक कम हो जाएगा तो -1। अब 0 से आप किसी को भी गुणा करोगे तो आंसर 0 आना है, तो इसलिए इसका अवकलन जो है वो 0 आ गया। किसी भी अचर का 1000 2000 कुछ भी संख्या लिखी हो तो उसका जब भी आप करोगे डिफ्रेंसिएशन तो वो हमेशा 0 आएगा, यानी उसका अवकलन 0 हो। इस तीनों के तीनों कहाँ से आए, आपके यहाँ से आए, जो कि डायरेक्ट आपके यूज होंगे पहले वाले से, और यही बेसिक फार्मूला है इसका, ठीक है। उसके बाद आप कुछ याद करने हैं आपको, क्योंकि आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री में 6 आपके क्या होते हैं, त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं। ये रहे 1 2 3 4 5 6,
ये 6 के 6 आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे याद करोगे आप, जब आप साइन एक्स का अवकलन करोगे तो वो कॉस एक्स होता है, और जब कॉस एक्स का अवकलन करोगे तो वो माइनस साइन एक्स होता है। ध्यान रखना माइनस कहाँ है प्लस कहाँ है, साइन का अवकलन कॉस और कॉस का अवकलन माइनस साइन। ऐसे 10 का करोगे तो सेक स्क्वायर एक्स होता है, 10 का अवकलन सेक स्क्वायर एक्स। याद करना शुरू करना, आपको बैठकर ये इसे रटना ही पड़ेगा और कोई इसका तरीका नहीं है। इसको निकालने के फॉर्मूले भी होते हैं लेकिन वो आपके यहाँ है नहीं बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर वो निकालना अगर आप सीखना चाहो तो उसके लिए आपको एक पूरा चैप्टर ऐसे ही चाहिए होगा, जितना चैप्टर आपके पाँचों पढ़ोगे इतना ही एक पूरा का पूरा चैप्टर इन सभी का अवकलन निकालने के लिए आपको, जो पीछे आपको सूत्र लिखाया था ना, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, उस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं ये सब, ठीक है। तो फिलहाल हम अभी इसे निकाल नहीं रहे हैं क्योंकि यहाँ है नहीं, तो फिलहाल इसे ऐसे ही याद रखो, लेकिन आने वाली क्लासेज में आप ये सीख जाओगे, ठीक है। आगे देखो, साइन कॉस 10 होगी, कॉसेक का जो होता है वो माइनस कॉसेक कॉट एक्स होता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है। याद हो जाएंगे, काफ़ी आसान होते हैं, इतना कोई टफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेक एक्स आया, सेक एक्स का होता है सेक एक्स 10 एक्स, और कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, यानी साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, 10 एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स 10 एक्स, और कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये 6 आपको एक साथ याद करने हैं, 6 के 6 का अवकलन होता है, ठीक है, डिफ्रेंसिएशन होता है। उसके बाद दो और आते हैं कि अगर मान लो कहीं पर दो फलन दिए हुए हों u और v गुणा के रूप में, ये तो सिंगल सिंगल का निकाल लेते ना आप, गुणा के रूप में देखिए, यानी x इंटू साइन एक्स, अब इसका अवकलन निकालोगे यदि पूरे का, तो x का और साइन x का ऐसे करके नहीं लिखोगे, ठीक है। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि पहले जैसे u और v के रूप में लिया है हमने, पहले u आएगा, फिर गुणा v का अवकलन होगा, फिर प्लस, फिर v आएगा, फिर u का अवकलन होगा, समझे। यानी पहले पहला वाला ले लो, फिर दूसरे का अवकलन, प्लस दूसरा वाला ले लो, पहले वाले का अवकलन। आसान है, गुणा का नियम तो काफ़ी आसान है। यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो कि पहला u लिया, फिर v का अवकलन v डैश से भी दिखा सकते हो, प्लस v लिया, फिर u का अवकलन u डैश से भी दिखा सकते हो, आपकी मर्जी, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, समझिए। गुणा का है जहाँ पर दो फलन गुणा में होंगे और पूरे गुणा का ही आपको निकालना है अगर अवकलन तब कहे तो। ऐसे ही भाग में भी हो सकता है कहीं पर दो फलन, तो यहाँ क्या होगा, पहले यहाँ नीचे वाला आता है उल्टा v, और पहले का अवकलन, फिर माइनस, पहले फिर u आया, फिर v का अवकलन, और पूरे के बट्टे में जो बट्टे में था यहाँ पर v, इसका वर्ग, यानी पहले v आया और u का अवकलन माइनस, फिर u आया v का अवकलन बट्टे नीचे जो बट्टे वाला है इसी का वर्ग। आप चाहो तो ऐसे v पहले का अवकलन माइनस u दूसरे का अवकलन बट्टे दूसरा वाला जो है उसका स्क्वायर। ये भाग का नियम है, ये गुणा का नियम है, ठीक है। इनको चेन रूल बोलते हैं इंग्लिश में, बाकी चेन रूल, ठीक है, बाकी हिंदी में श्रृंखला नियम, ठीक है। अगर कोई पूछे तो फिलहाल ऐसा कोई पूछेगा नहीं, समझ गए ना। इतने फॉर्मूले तो कम से कम आपको याद होने चाहिए, बेसिक वाले 11 फॉर्मूले जो मैंने लिखे हैं। बाकी इनका यूज करना काफ़ी अच्छा, आप जब कल एक्सरसाइज करेंगे तो पता चलेगा कि किसे कहते थे करके। ये चीज़ें आसान है, ऐसा कुछ टफ नहीं है, बहुत ही आसान लगेगा आपको, लगेगा कि सबसे आसान है अवकलन, ठीक है। लेकिन यहाँ पर छोटी छोटी गलतियों से आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, इसलिए हर एक चीज़ को गौर से करना है, ध्यान से करना है, समझ गए ना। अब एक प्रमेय दी गई थी आपकी इसमें, तो मैंने कहा कि इसको भी कर लें, क्योंकि मैंने आपसे बोला, सबसे पहले आप बताइए आपने क्या पढ़ा था, लिमिट यानी सीमा पढ़ा आपने, चलिए लिखते हैं। सबसे पहले आपने लिमिट पढ़ा यानी सीमा, 11th क्लास में पढ़ा। फिर आपने पढ़ा कंटिन्यूटी, जो कि अभी हम पीछे पढ़ के आ रहे हैं, यानी इसे क्या कहेंगे हम लोग, सततता, ठीक है, सततता है संततता कहेंगे। उसके बाद अब आप पढ़े हो डिफरेंशियबिलिटी अवकलज। तो ध्यान दो कि जब आपने सबसे पहले पढ़ा है लिमिट या सीमा, अगर कोई फलन जो है, कोई फंक्शन, उसकी सीमा का अस्तित्व है, यानी उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, तभी वो कंटिन्यूअस होगा, यानी वो सतत होगा। यानी अगर सतत की बात कर रहे हैं ना, तो पहले ये चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि कंटिन्यूटी में क्या होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट इक्वल टू FA होता है, ठीक है, या FC होता है। तो उसमें आपको पता है कि जो LHL और RHL की बात कर रहा है वो तो लिमिट में आता था, तो इसलिए लिमिट होना ज़रूरी है। जब आप कंटिन्यूटी पढ़ोगे तो लिमिट होना ज़रूरी है।
और जब आप डिफरेंशियबिलिटी पढ़ोगे ना तो कंटिन्यूटी होना जरूरी है, यानी अब अवकलज पढ़ रहे हो तो सततता होना जरूरी है, जैसे यहाँ पर था। ऐसे ध्यान रखो, अगर कोई फलन डिफरेंशिएबल है यानी अवकलन है उसका होता है, तो वो उसकी सततता भी होगी और उसकी सीमा भी होगी, दोनों चीज़ें होंगी। यानी हम जब आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो पीछे वाले होने ही होने चाहिए। तो यहाँ पर हमें सिर्फ लास्ट के दो के लिए देखना है कि कोई फलन अगर अवकलनीय है तो वो सतत भी होगा। ये है प्रमेय है हमारी, जिसमें लिखा है यदि फलन किसी बिंदु सी पर अवकलनीय है तो उस बिंदु पर वह सतत भी होगा। ठीक है, इफ अ फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट अ पॉइंट सी देन इट इज ऑल्सो कंटिन्यूअस एट दिस पॉइंट। ठीक है, यानी वो उस पॉइंट पर क्या होना चाहिए, अगर वो अवकलनीय है तो यानी वो पहले सतत हुआ होगा तब अवकलनीय हुआ होगा। समझे, यानी अगर डिफरेंशिएबल है तो वो पहले ही कंटिन्यूअस होगा। ये ध्यान रखना है आपको, इसको प्रूफ करना है। यानी आपको दिया गया है डिफरेंशिएबल, आप कंटिन्यूअस दिखाओगे। तो चलिए फिर हमने इसका हल किया, प्रूफ करना शुरू किया। ये यहाँ पे गलत हुआ था क्योंकि ये मैं किताब वाले तरीके से कर रहा था, और किताब वाला तरीका मुझे नहीं लगा कि ये आपको समझ में आ पाएगा, क्योंकि आपने अभी डिफरेंशियबिलिटी को उतने अच्छे से समझा नहीं है। एक ही आपको मैं फार्मूला, कम से कम फार्मूलों में ज़्यादा चीज़ें सिखाना चाह रहा हूँ। क्योंकि देखिए यहाँ पे एक नया फार्मूला दिया है, एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एफ एक्स माइनस सी। अब ऐसा फार्मूला पीछे कहीं लिखा नहीं था, अब यहाँ इनने डाल दिया, जबकि ये होना नहीं चाहिए था। क्योंकि पहले आप जब अवकलनी सीखते तो सारे फॉर्मूले कहाँ से है, ये सारा बेसिक होना चाहिए था, वहाँ पर ये भी आया होता तब हम यहाँ करते। तो मैंने इसको हटाया और जो हमने सीखा है हमने उससे करना शुरू किया, कि जो हमने सीखा है वहाँ से काम हम करेंगे। तो हमने कहा कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू सी, ये हमें दिया है, हमें दिखाना है कंटिन्यूअस। ठीक है, यानी हमें दिया है एफ एक्स जो है वो एक्स इक्वल टू सी पर अवकलनीय है। हिंदी वाले हिंदी वाला लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश वाला। तो आपको पता है कि अगर सी पॉइंट पर अवकलनीय है तो एफ डैश सी इक्वल टू वाला सूत्र लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। यानी अगर ये अवकलनीय है तो एफ डैश सी का ये होना चाहिए सूत्र। देखो कहाँ पढ़ा था हमने पढ़ा था यहाँ सी वाले पर, ये पढ़ा था, इसको हमने वहाँ लिख दिया। ठीक है, अब इसकी मदद से हम लोग आगे का काम करेंगे। इतना समझ में आ गया आपको। अब हमने इसका इतना हिस्सा लिया है, सिर्फ ये अंदर का ऊपर वाला हिस्सा ये लिया, इसको हमने क्या किया, ऊपर भी ऐसे गुणा किया, नीचे भी ऐसे गुणा किया। ये दोनों बराबर होंगे आपस में। ठीक है, कौन दोनों, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा पूरे एक बराबर होंगे, क्योंकि ऐसे आज कट जाएगा तो वापस ही बराबर ही आ जाएगा। लेकिन हमें चूंकि हमें पता है कि हमें सिद्ध करना है तो कुछ चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं, तो इसलिए हमने इसी को लिया, इतने हिस्से को, और उसको ऊपर भी ऐसे गुणा नीचे भी ऐसे गुणा LHS और RHS में बराबर करके लिख दिया। उसके बाद हमने लिमिट लगा दी एच टेंस टू जीरो, इधर भी लिमिट एच टेंस टू जीरो, इधर भी अगले स्टेप में। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो लेने पर बाय टेकिंग लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ भी ले लिया यहाँ भी ले लिया। ठीक है, उसके बाद इधर देखो, इधर लिमिट जो है ये गुणा में इसके साथ भी चली जाएगी और एच के साथ भी चली जाएगी। लिमिट जो है वो पहले के साथ और दूसरे दोनों के साथ चली जाएगी, पहले के साथ भी और दूसरे के साथ। गुणा में लिमिट जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, दोनों के साथ जाती है। ये हमने 11th में पढ़ा था। अब उसके बाद देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो है, अगर एच की जगह जीरो रख दो तो ये जीरो हो जाएगा। और ये वाली चीज़ कितनी है, ये चीज़ जो है ये एफ डैश सी है। समीकरण 1 में आपने देखा था, ब्रैकेट में समीकरण 1 से लिख देना। ठीक है, देखा था, ये एफ डैश सी जो है वो इतने के बराबर है, तो इतने की जगह एफ डैश सी लिख सकते हैं। तो ये इतने की जगह हमने एफ डैश सी लिख दिया, और ये तो जीरो हो गया, जीरो ही हो गया, बाकी ये सेम चल रहा है। ठीक है, उसके बाद जीरो से गुणा करोगे तो ये भी जीरो बनी जाएगा पूरा का पूरा हिस्सा। ये यहाँ पर लिमिट इसके साथ जाएगी और इसके साथ भी जाएगी, तो इसके साथ तो लिमिट जा नहीं सकती क्योंकि एच अंदर है ही नहीं कहीं। ठीक है, तो पहले के साथ ही रहेगी, और एफ सी जो है वो इस साइड आ जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। अब उसके बाद देखो कि जो ये यहाँ पर एच टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच है, इसको क्या आप ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स। बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे एच टेंस टू जीरो करेंगे तो अंदर ये जाके एक्स की जगह सी प्लस एच और सी माइनस एच, दो तरह की चीज़ें होती थी। हमने किस में पढ़ा था, सततता में, यानी लिमिट कंटिन्यूटी वाले में पढ़ा है पीछे पर, कि आपको दिया वहाँ पर ये लेते थे आप, और फिर ये वाली चीज़ आती थी जब एच को जीरो रखते थे। तो हमने अब उल्टा किया है कि जब एच जीरो है तो फिर यहाँ पर इसको एक्स में बदला, तो अंदर एफ सी प्लस एच की जगह एक्स आ जाएगा। समझिए, अब आप जानते हो कि जब आप कंटिन्यूटी पढ़ रहे थे दो तरीके थे, एक तो LHL, RHL और FC, तीनों को इक्वल दिखाओ। एक था कि इन दोनों की जगह पर सिर्फ इसको लो, और FC तो FC है, ये वाला था दूसरा तरीका। तो ये दूसरा तरीका आ गया।
यानी इसका मतलब अगर ये चीज़ है तो हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स जो है वो एक्स इक्वल टू सी पर सतत है, यानी एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू सी। अगर ये चीज़ आ गई है तो अब आपने शुरू किया था कहाँ से कि अवकलनीय है से शुरू किया था, यहाँ से इस फॉर्मूले से, और फिर ये नई चीज़ आपने खुद लेकर इसको हल किया था। ठीक है, हल करते करते लास्ट में आपका क्या आ गया, ये चीज़ आ गई और इसका मतलब से सतत है। यानी आपने लिया क्या था, डिफरेंशिएबल है अवकलनीय है से शुरू किया और लास्ट में आपने कंटिन्यूस है यानी सतत है पर सिद्ध करके दिखा दिया। समझ गए? इसका मतलब अब एक चीज़ याद रखने की, प्रत्येक अवकलनीय फलन जो होता है वो सतत भी होता है, ये जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और प्रत्येक सतत फलन के लिए सीमा का अस्तित्व होता है, यानी लिमिट एग्जिस्ट करती है। ये तो आपने पहले से पढ़ा ही है, क्योंकि एलएचएल और आरएचएल इक्वल होंगे तभी तो वो सतत की ओर को आगे बढ़ेगा। समझ रहे हो ना? वो ध्यान रखना, जो मैंने समझाया कहीं पर लिख लेना कि पहले लिमिट होती है, उसके बाद कंटिन्यूअस होता है सततता सीमा के बाद, और उसके बाद होता है अवकलनीय। अगर नीचे वाले की बात करोगे तो ऊपर की दोनों चीज़ें इसके अंदर पहले से मिक्स होती हैं। समझे? तो ये हमारी प्रमेय थी जो कि एग्जाम में आ सकती है। मैं उदाहरण नहीं कराऊंगा आज, क्योंकि मैं कल ही कराऊंगा उदाहरण और पूरी प्रश्नावली एक साथ में एक साथ कराऊंगा। सारे के सारे सूत्र याद रखना। ये सब क्या पता, मैंने ये इसलिए कराया क्योंकि मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि ये प्रमेय आपके एग्जाम में आ जाए। तो सिद्ध करो आ जाए तो फिर कैसे करोगे? ठीक है, प्रूफ दैट करके। तो इसलिए इसको तो सीख के लेना फिलहाल। और ये सारे फॉर्मूले याद रखना, जितने भी ये फॉर्मूले यहाँ पर हैं इन सबको ध्यान रखो, इनका यूज करना कल हम सीखेंगे, पूरे के पूरे का यूज करना। समझ गए? साथ में आपको जैसे आप निकालते थे ना, एक चीज़ साथ में और भी बताऊंगा मैं कल। जैसे आप दिखाते थे कि सततता चेक करते थे, यानी कंटिन्यूटी चेक करते थे, LHL RHL और एफ ए पर, अगर एफ सी पर निकालना तो एफ सी, तीनों बराबर दिखाते थे ना। ऐसे ही आप अवकलनीय भी तो दिखाना पड़ सकता है किसी फलन को, अगर एग्जाम में आ गया होता तो होगा ना। जैसे लिमिट के लिए आप करते थे LHL और RHL इक्वल, ऐसे ही आप उसके बाद आप कंटिन्यूटी के लिए LHL RHL और एफ सी इक्वल दिखाते थे। तो ऐसे हो सकता है डिफरेंशियबिलिटी, यानी ये जो हम पढ़ रहे हैं अवकलनीय, इसके लिए भी तो होता होगा। तो वो भी करना सीखेंगे कल, 2 क्वेश्चन करेंगे इसके जो एग्जाम में आ सकते हैं वो वाले, साथ में वो सूत्रों का प्रयोग करके डायरेक्ट आंसर निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।